तो जो आंकड़े कलेक्ट करने की बात जो कह रहे हैं यहाँ पर, ये ऑलरेडी कोर्ट के सामने दिए जा चुके हैं। ये 2018 की बात है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जब न्यायालय के सामने आर्गूमेंट हुआ तो देखिए, आप लोगों को भी इस बात के लिए जरूर उठाना पड़ेगा, इस बात के लिए हमारे यहाँ हमने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2001 में एक निर्णय दिया गया था। उन्होंने लिखा था कि जो आप आउटसोर्स या इस तरह से यूज़ करते हैं, ये केवल छद्म धूम्र आवरण है या फार्स है, बोगस है सिस्टम को। तो उन्होंने लिखा था कि इसको जो है इंडस्ट्रियल कोर्ट, लेबर कोर्ट इसके ऊपर से चीर हटा के वास्तविकता बताएगा कि कौन रियल एम्प्लॉयर है। लेकिन वो था सेंट्रल जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसकी डेफिनेशन के तहत। परंतु हमारे उत्तराखंड के अंदर जो एक्ट लागू होता है यूपीआईडी एक्ट, उसकी डेफिनेशन वाइडर है। उसमें ये लिखा है कि अगर वो ऑर्डिनरी काम जो है उसका करता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का, ये जिसे कहना चाहिए, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही एक्चुअल एम्प्लॉयर है। ये भी माननीय उच्चतम न्यायालय की एक कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक पीठ का आदेश था, जिसको बेस मानते हुए मैं एक लाइन पढ़ूंगा, बाकी एक कॉपी आप लोगों को सप्लाई कर देंगे। कोर्ट ने बहुत पैराग्राफ नंबर 20 और 21 में लिख दिया है, द मोमेंट द व्हील इज लिफ्टेड इट इज एविडेंट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज स्टेट गवर्नमेंट। तो उपनल को उन्होंने फार्स सिस्टम मान लिया। तो आज की तारीख में भी जो आउटसोर्सिंग और उपनल को आउटसोर्सिंग करके यूज़ कर रही है गवर्नमेंट, वो कंटेम्प्ट कर रही है इस ऑर्डर का भी। क्योंकि आज की तारीख में आप लोग जो जितने भी उपनल के माध्यम से काम कर रहे हैं, वो उपनल ने बार बार एफिडेविट देके कहा है कि हम आउटसोर्सिंग एजेंसी, हम जस्ट लाइक एक स्पॉन्सर बॉडी है कि आपने जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज काम करता था वही उस तरह से अपने नाम भेज दिया, आपने स्पॉन्सर किया, अपने नाम भेज दिए आपके, क्योंकि आपके डे टू डे के वर्किंग में उपनल का कोई रोल नहीं है। आपको कौन एंगेज करेगा, डे टू डे का आपका कौन काम करेगा, ये सब वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर आप लोग काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयर है। तो नंबर एक बात कि उपनल को एज ए शील्ड यूज़ करना कि नहीं साहब ये आउटसोर्स है, हम इनसे ये इनका कोई मतलब नहीं है, और इनको इस तरह से करके अब गवर्नमेंट क्या छल कर रही है, जो उनके सचिव वगैरह है, दो तरह के एम्प्लॉइज यहाँ पर हैं। एक तो संविदा पे जो काम कर रहे हैं, उनको भी जो बेचारों को 10-10 साल 15-15 साल हो गए, तो उसके लिए वो कहते हैं हम रूल बनाएंगे। रूल बनाए, कैबिनेट में है, तो उन्होंने लिखा कि 2018 तक जिसको 10 साल हो चुके हैं हम उनको करेंगे। आज हम 2025 में हैं, तो 2018 के बाद भी लोगों को ऐसा नहीं है कि 10 साल, उससे 10 साल वाले भी ज़्यादा हैं, 20 साल भी हो चुके हैं, 25 साल भी हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा अपने गोदियाल साहब को भी थोड़ा सा वो कहूँगा कि उपनल में भी जो उपसूल के माध्यम से, पहले उपसूल था ये, तो हमारे पावर कॉरपोरेशंस वगैरह में जो लगे हैं वो 2004 के भी लगे हुए हैं, 3 के भी हैं लगे हुए, तो उनको भी 20-21 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब एक चीज़ का मैं आपके संज्ञान में एक चीज़ और लाना चाहूँगा कि आपके यहाँ दो तरह के हैं। एक तो वो हैं कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और एक वो डिपार्टमेंट्स हैं जो कॉरपोरेशंस हैं, जो लेबर लॉ से एक्सक्लूसिव गवर्न होते हैं। वहाँ पर लेबर लॉ में मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स लागू होते हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि परमानेंट पोस्ट में के जो टेम्परेरी वर्क है वो 6 महीने से ऊपर नहीं हो सकता, और उससे ऊपर अगर हो जाता है तो वो परमानेंट कैटेगरी का डिफाइन होगा। तो उनके ऊपर ये रूल्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ रूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। आफ्टर 240 दिन बाद उनको जो है परमानेंट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सिमिलर मैटर हमने 2014 में, ये तो 18 का ऑर्डर है, 2014 में हमने पावर कॉरपोरेशंस के मामले में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेस करके वहाँ से डिक्लेरेशन हो चुका है कि दे आर ऑल दी परमानेंट एम्प्लॉइज, लेकिन उसको भी वो टाल रहे हैं। दूसरा जो सैलरी की बात है, हमारे यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेवोल्यूशन एक्ट बना हुआ है 1971 का, 70 का, उसमें रूल बने हुए हैं। उसमें लिखा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई वो सब काम कर रहा है कि जो रेगुलर नेचर का आदमी काम करता है, तो उसकी सर्विस कंडीशन, वेज ऑफ रेट एटसेट्रा सब वो होगा जो रेगुलर का है। इस चीज़ को, ये स्टेचुटरी ऑर्डर है, इसमें किसी गवर्नमेंट ऑर्डर की जरूरत नहीं, कानून है ये सब बातें। ये सब बातें रखी गई थी, रखने के बाद एक डिटेल ऑर्डर आया था। अब उसको उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने जाने के बाद अल्टीमेटली 2024 में वो खारिज हो चुका है। खारिज होने के बाद जब कंटेम्प्ट फाइल हो गया, कंटेम्प्ट में कोर्ट ने ग्रिल करना शुरू किया, तो कहते हैं कि एक बहाना लेके आते हैं, साहब हमने रिव्यू फाइल कर दिया। लेकिन आज तक गवर्नमेंट की कोई हिम्मत ही नहीं है कि उस रिव्यू का
उन्होंने डिफेक्ट में फाइल कर रखा है, उसका डिफेक्ट रिमूव कर दें, क्योंकि वो सिर्फ बेंच हंटिंग कर रहे हैं कि जी ये उन्हीं जज साहब के यहाँ जाना है जिन्होंने दिया है। और मज़े की बात देखिए, पब्लिक एक्सचेकर का किस तरह से लूट होती है, मजाक होती है मुझे कहने में। एक कुंदन सिंह के खिलाफ एक एसएलपी होती, एक एसएलपी होने के बाद वो डिसाइड हो गई। उसके बाद एक यहाँ पर जब कंटेम्प्ट का नोटिस आ गया तो यहाँ पे आपके सैनिक कल्याण सचिव द्वारा एक कहा गया कि पोस्ट तत्कालीन जो चीफ सेक्रेटरी महोदय की तरफ से किया गया कि आप इसमें रिव्यू का स्कोप देखिए। और रिव्यू के इसके स्कोप में उन्होंने बजाय एक रिट करने, एक एसएलपी के रिव्यू फाइल करने के, जितने भी विभागों में काम कर रहे, जितने जितने विभाग अफेक्टेड हैं, उसकी अलग अलग रिव्यू फाइल करी गई। उसमें कितना पैसा पर्टिकुलरली खर्च हुआ होगा, अगर इस पे हमारा कहना है श्वेत पत्र जारी करे गवर्नमेंट कि जो किस तरह से अगर ये पैसा ये कर्मचारियों को दिया गया होता तो इतना ये लोग सब इनका सबकी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन केवल उसको उलझाना है। तीसरी बात है, सवाल भी आएंगे हमारे साथ, बस मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, बस 1 मिनट में, एक विदिन आप उसको एडिट कर लीजिएगा जो भी बाद में। जीएसटी का डिडक्शन था, उसको रोक रखा है। उसके बाद आपने उन्हीं पोस्टों को बार बार आप एक तरफ कहते हैं कि ये, और उधर जो बेचारे हमारे जो बेरोजगार वाले भी बैठे हैं और जिसमें एसएससी वगैरह में ये कर रहे हैं, उनको ये कहते हैं कि उन्हीं पोस्टों को हमने इतने नौकरियां एडवर्टाइज। तो ये जो पोस्टें हैं हमारी पोस्टें हैं, कल की तारीख में आप हमको अगर एग्लाइजेशन करोगे तो कौन सी पोस्टें होंगी वो। और लेबर लॉ से जो गवर्न है उनके लिए कोई आपको ये कहीं जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी एक्ट है वहाँ पे। तो मेरा ये कहना है कि ये केवल एक छलावा हो रहा है, और एक ऑर्डर होने के बाद भी कि इनको ना हटाया जाए, फिर भी हठधर्मिता पे है, चाहे सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उद्योग का आपने नाम लिया, और जगह कई जगह। तो ये इन सारी चीज़ों को लेके आज हमने बनाया है। आप ये आगे की अपनी रणनीति तैयार करेंगे। आप लोग जो इसके संबंध में जो मुझसे पूछना चाहते हैं। उपनल के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका नियमितीकरण होना है, कुल कितने कर्मचारी? देखिए, जो गवर्नमेंट ने कोर्ट के सामने भी कहा है और लगभग बार बार ये कह रहे हैं, वो 22,000 और 30,000 के बीच में बोल रहे हैं। सर, ये उपनल के जो कर्मचारी हैं इनकी जो सैलरी है वो उपनल प्लेसमेंट एजेंसी देती है या जिस विभाग में ये लोग कार्यरत है वहाँ से? देखिए, ऐसा है, उपनल प्लेसमेंट एजेंसी को एक जस्ट लाइक एक बांटने के लिए बनाया गया। सैलरी जो देती है वो गवर्नमेंट ही देती है, सैलरी जो है वो उसको देती है। केवल उन्होंने क्या करा उसको कि मतलब एक कहते हैं एक एक्ट फ्रॉड ऑन स्टैट्यूट, उसको फ्रॉड करने के लिए उन्होंने एक इंटरपोज क्रिएट कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट तक से तय हो रखा मेयर ये कि आपको सैलरी जो है ठेकेदार के माध्यम से दिला देते हैं, इससे ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि फर्क पड़ता है ना, नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूँ उसके लिए, मैं आप बता रहा हूँ उसका कारण बता रहा हूँ मैं आपको। उसका कारण ये है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एवोल्यूशन एक्ट में सेक्शन 7 और सेक्शन 9 में जो राज्य सरकार है और कॉन्ट्रैक्टर है उनको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना है। ये दोनों चीज़ें ना राज्य सरकार के पास है ना उपनल के पास है। जब तक अगर वो नहीं होगा तब तक ये जो जिस तरह का ये कर रहे हैं कि जी हम प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से, नहीं हो सकता है, ये गलत है। कानूनी पेचीदगी है, इसके लिए आप कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिस पर ये रिव्यू पिटीशन फाइल करने जाने वाले थे, अभी तक नहीं हुआ है, आपने भी बोला है। अब जब रिव्यू पिटीशन फाइल अभी तक नहीं हुआ है तो कंटेम्प्ट में इतनी देरी क्यों लग रही है? कंटेम्प्ट में देखिए ऐसा है, कंटेम्प्ट में पिछले साल हमने फाइल कर दिया था और उसके बाद एडवोकेट जनरल साहब ने अभी जून में ये स्टेटमेंट दिया था कोर्ट के सामने, जब कोर्ट ने ग्रिल किया कि नहीं साहब हमारे यहाँ पंचायत चुनाव है, हमने बना दिया है, सब कुछ करके कैबिनेट के पास है। पर परसों कोर्ट कंटेम्प्ट की डेट लगी थी और कोर्ट ने खुद इनको ग्रिल किया कि आप जो है 1 महीने के अंदर इसे कंप्लाई करके आइए। 29 तारीख की डेट लगा रखी है और ये सब बातें आर्ग्यूमेंट हुई है, सारी चीज़ें आर्ग्यूमेंट हुई है। 1 महीने का टाइम दिया। अब कोर्ट की तरफ से मुख्य मांग ये है कि जी नियमितीकरण जो होना है वो जल्द से जल्द उसकी घोषणा कर दी जाए सरकार के द्वारा, नहीं तो कैंडल मार्च निकालेंगे, नहीं तो उसके बाद आंदोलन के साथ। हाँ, अगर 25 तारीख तक हमारा अगर कोई ठोस हमारे लिए नियमावली नहीं बनती है, उसके बाद भी हम 9 नवंबर जो राज्य स्थापना दिवस है उस पर भी क्या पता माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, हम एक उसमें उम्मीद पे हैं। और अगर उसमें नहीं होता है तो 10 तारीख से हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर चलेंगे। सर मैं 10 नवंबर 1 मिनट इसमें ऐड करना चाहूँगा। जो नियमावली आपने कहा, ये जो नियमावली है जो
जिसको जो राज्य सरकार में जो और संविदा के माध्यम से काम करते हैं, जिनको डायरेक्ट कहते हैं ना, वो उनके लिए नियमावली का ड्राफ्ट बनके कैबिनेट के पास जा चुका है। 10 साल जैसे उन्होंने लिखा है। हमारा ये कहना है कि वो नियमावली ही आप लोगों के ऊपर क्यों नहीं लागू की जा रही है, जब ये होल्ड हो चुका है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम गलत है, कुछ नहीं है, ये सब ये सरकार के एम्प्लॉइज़ हैं। तो वो, और दूसरा जो कॉरपोरेशंस के हैं, पावर कॉरपोरेशन वगैरह, वो इंडस्ट्रियल लॉ से गवर्न है। उसके लिए 309 के रूल्स नहीं होते, उसके लिए इंडस्ट्रियल लॉस है, वो उनका बेनिफिट उनको इंडस्ट्रियल लॉस है, उनके लिए कोई नियमावली की जरूरत नहीं है। उसके लिए 1991 के स्टैंडिंग ऑर्डर्स बने हुए हैं ऑलरेडी। तो ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें सरकार की समझ में नहीं आ रही है। जो क्या जो उनके सचिव हैं, तो इस्लाम मैं ये कहना चाहता हूँ, रामचरितमानस में सुंदरकांड की एक चौपाई है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीज जो होए बेगई नाश। जो राजा के सचिव अगर उसको सही भयवश कोई सही बात नहीं बताते हैं तो राजा का कल्याण नहीं होना है। तो ये चीज़ मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को ये नहीं बताई गई है, या क्या चीज़ें अनभिज्ञता है, ये दोनों चीज़ें। 2013 या 14 में उमाकांत पवार यहाँ थे, उन्होंने लेटर लिखा था कि ये गढ़वाल मंडल विकास निगम में कि साहब हमारे ये जो नियमावली है 309 की 2013 के रूल्स, ये जो है आपके ऊपर नहीं, आप जो है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से उनको बेनिफिट दीजिए।